में पकड़ बनाने के लिए बहुत जरूरी है। तो कहता है द पोएट एक्सप्रेस हिज सैड फीलिंग, जो कवि है, जो पोएट है, एक्सप्रेस व्यक्त करता है हिज अपना सैड उदासीपन वाला जो फीलिंग है, जो भावना है, फॉर अ लेडी, यानी जो कवि है वह अपना उदासीपन वाला जो भावना है वो व्यक्त करता है एक लेडी के लिए, एक महिला के लिए। यस, ये ट्रू है। टी फॉर ट्रू माना गया, लिखा गया ना, टी फॉर ट्रू। इसका मतलब ये जो पंक्ति है क्या है, सत्य है, सही है। आगे दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इसका बी नंबर कहता है द लेडी बिलोंग टू द नॉर्थ कंट्री। द लेडी belong to the north country, belong to the north country, नॉर्थ कंट्री। यानी यहां पे कह रहा है कि जो महिला है ना, जो लेडी है ना, बिलोंग टू मतलब बिलोंग करती है क्या, वह नॉर्थ कंट्री यानी साउथ उत्तरी देशों से बिलोंग करती है क्या, तो उत्तरी देशों से बिलोंग करती है, नॉर्थ कंट्री में रहती थी। वो जो महिला थी क्या वह नॉर्थ कंट्री में रहती थी। तो आप लाइन देखे थे ना एक्सप्लेनेशन का, उस लाइन में कवि लिखता है ना, उस लाइन में देखिए कवि क्या लिख रहे थे कि व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, यानी जब मैं नष्ट हो जाऊंगा तो इस महिला को कौन याद रखेगा। किस महिला की बात करते हैं, वेस्ट कंट्री की महिला, पश्चिमी महिला की बात करते हैं। तो द लेडी बिलोंग टू द नॉर्थ कंट्री, नो, ये फॉल्स बात है। नॉर्थ कंट्री से वो बिलोंग नहीं करती थी, बल्कि वह वेस्ट कंट्री से बिलोंग करती थी। समझ रहे हैं। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में, यानी सी नंबर में इसका आ जाता है। सी नंबर क्वेश्चन कहता है कि द पोएट कंसीडर्स हर द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। द पोएट considers her the most beautiful lady, her the most beautiful lady। अब चलिए इसके बारे में क्या कहना है, जिसमें कभी कह रहा है, लाइन कह रहा है कि द पोएट कंसीडर्स, यानी पोएट ऐसा मानते हैं, कंसीडर्स करते हैं, मानते हैं, हर माने उस महिला को, द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी यानी परम रूपवती महिला मानते हैं, यानी कवि उस महिला को परम रूपवती महिला मानते हैं। तो आप एक्सप्लेनेशन में देखे थे, कभी ऐसा बात जरूर लिखते हैं जो आपको पढ़ के भी सुनाते हैं। कभी उस लाइन में लिखते हैं कि आई थिंक शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, मैं सोचता हूं कि वह परम रूपवती महिला, पश्चिमी प्रांत की परम रूपवती महिला थी। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है एकदम ट्रू बात है, कभी तो ऐसा जरूर कह रहे हैं अपनी पंक्ति में। फिर आगे कहता है ब्यूटी रिमेन्स फॉर एवर, ब्यूटी रिमेन्स फॉर एवर। चल इसको समझते हैं, क्या कहना चाह रहा है कभी यहाँ कि ब्यूटी रिमेन्स फॉर एवर, क्या सुंदरता जो है वह ब्यूटी रिमेन्स फॉर एवर, क्या सुंदरता जो है वह सदा के लिए रहता है, यानी कभी नष्ट नहीं होगा। क्या ब्यूटी जो है, सुंदरता सदा के लिए, एवर माने हमेशा के लिए है। तो जानते ही तो पूरा गलत बात, क्योंकि ब्यूटी जो है वो सदा के लिए थोड़ो है, वो हमेशा के लिए थोड़ो रहेगा। तो यानी ब्यूटी रिमेन्स फॉर एवर, ये जो लाइन लिखा गया ये लाइन क्या है, गलत है। ब्यूटी रिमेन्स फॉर एवर का मतलब हुआ ये लाइन क्या हमारा, ये लाइन गलत। चलिए ये लाइन हमारा गलत हो गया, इसलिए हम क्या लिखेंगे, फॉल्स। अब चलेंगे हम ई नंबर क्वेश्चन में। ई नंबर क्वेश्चन कहता है देयर आर अदर पर्सन हु आल्सो नो दी लेडी। देयर आर अदर पर्सन, देखिए देयर आर अदर पर्सन हु आल्सो नॉन, ठीक ना, ऑल्सो नॉन क्या कहता है, ऑल्सो नॉन नो दी लेडी, ऑल्सो नो दी लेडी, ठीक ना, ऑल्सो नो दी लेडी। यानी देयर आर अदर पर्सन हु ऑल्सो नो दी लेडी, क्या जो कवि है उस कवि के अलावा और भी कोई है क्या
जो उस को जानता है। देयर आर अदर पर्सन हु आल्सो नो द लेडी, यानी क्या कोई और भी है, अदर पर्सन दूसरा कोई और व्यक्ति है, हु आल्सो जो और माने हमेशा उस लेडी को जानता है, मतलब उसको जानता है, यानी क्या कवि के अलावा कोई और भी है जो उस महिला को जानता है, जानता है। तो कहता है गलत बात है, कवि के अलावा देयर आर अदर पर्सन हु आल्सो नो द लेडी, नो बात, ऐसा बात नहीं है, कवि ही है। कवि अपनी लाइन में लिखता है कि व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, जब मैं नष्ट हो जाऊंगा तो आपको कौन याद रखेगा, इस लेडी को, ये वेस्ट कंट्री की लेडी को कौन याद रखेगा। इसका मतलब यहाँ सीधा सीधा स्पष्ट हो रहा है कि कवि ही है जो उस लेडी को जानता है, कवि के अलावा उस लेडी को कोई नहीं जानता है। फिर कहता है अगला क्वेश्चन, The poet feels that after his death nobody will remember her, यानी the poet feels, चलिए एफ नंबर कहीं देख लेते हैं, एफ नंबर, यानी एफ नंबर क्या कहता है, एफ नंबर भी देख लेते हैं। The poet feels, the poet, इसको मिटा लेते हैं, ठीक ना, इसको मिटा लेते हैं। चलिए यहां देख लेते हैं आपको, the poet feels, check that after his death, nobody will remember her, nobody will remember her। इस लाइन में आपका क्या कहना है, एफ नंबर कहता है The poet feels that after, ये कवि को ऐसा अनुभव होता है, कवि को कैसा अनुभव हो रहा है, तो कवि को लग रहा है, The poet feels, कवि को लगता है कि आफ्टर हिज डेथ, उसकी मृत्यु के बाद, उसके निधन के बाद, nobody will remember her, कोई भी उसको याद नहीं करेगा। क्या ऐसा कवि को जो लग रहा है, क्या कवि अपनी कविता में इस बातों का जिक्र करता है? हाँ जी, The poet feels, कवि को लगता है आफ्टर हिज डेथ, उसकी मृत्यु के बाद, nobody will remember, उसको कोई नहीं याद करेगा। ये बात तो एकदम सही है। तो इस तरह से हम आपके लिए लेकर आए थे, अभी क्या लेकर आए, आपके लिए लेकर आए एन एपिटाफ का सारे ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन जो किताब में दिया गया था, ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन। अब हम चलेंगे इससे आगे और आपको सिखाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके लिए बोर्ड को साफ कर लेते हैं। चलिए आपके लिए ला रहे हैं ऑब्जेक्टिव, ये था अभी ट्रू और फॉल्स। चलिए तो ऑब्जेक्टिव लेकर आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ले लेते हैं कि वाल्टर डीला मारे वाज बॉर्न इन, तो इसका आंसर हो जाएगा, कह रहा है कि वाल्टर डीला मारे वाज बोर्न इन, वाल्टर डीला मारे का जन्म कब हुआ था, है ना। तो ये क्वेश्चन का मतलब कब हुआ था, तो कब हुआ था बताइए। जन्म उनका हुआ है 1873 में, ठीक है, जन्म हुआ 1873 में और निधन हुआ था 1956 में। तो अगला क्वेश्चन वही बना लेते हैं, वाल्टर डी मारे वाज डाइड इन, यानी उनका निधन कब हुआ, तो जवाब है 1956। ऑप्शन सजा रहेगा, चार ऑप्शन सजा रहेगा, आपको उसमें तो दिमाग ज्यादा लगाना नहीं, आपको तो आंसर मारना है, खत्म कहानी। चलिए तो यहाँ पे अभी हम देखिए आपके लिए दो क्वेश्चन, जिसमें देखिए क्या, एक तो जन्म देख लिए, एक निधन देख लिए। अगला क्वेश्चन में आते हैं जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं कि हु कंपोज एन एपिटाफ, हु कंपोज द पोएम एन एपिटाफ, यानी कौन है जो एन एपिटाफ पोएम को कंपोज किए। जवाब आपका आ जाएगा वाल्टर डी ला मारे, वाल्टर डी ला मारे। चौथा नंबर क्वेश्चन में आता है who also known as children's poet,
चिल्ड्रंस पोएट। कौन है जो बच्चों के कवि के रूप में भी जाने जाते हैं? हु आल्सो नोन एज अ चिल्ड्रंस पोएट, एज अ चिल्ड्रंस पोएट। कौन है जो बच्चों के कवि के रूप में जाने जाते हैं? तो जवाब अपना है वाल्टर डी ला मारे। वाल्टर डी ला मारे क्या है? तो बच्चों के कवि के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी कविता, मेनी पोएम्स फॉर चिल्ड्रंस, मेनी पोएम्स रिटन फॉर चिल्ड्रन, यानी बहुत सारी कविता इन्होंने बच्चों के लिए लिखा है। 5वां नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं। वाल्टर डी ला मारे, अच्छा इसी क्वेश्चन को उलट के भी पूछ सकता है कि वाल्टर, हाँ इसी क्वेश्चन को देखिए उलट के आपके लिए लाते हैं। वाल्टर डी ला मारे, वाल्टर डी ला मारे ऑल्सो नॉन एज, है ना, कि वाल्टर डी ला मारे ऑल्सो नॉन एज किसकी तरह जाने जाते थे? तो अब फिर जवाब में हम देखिए क्या आ गया, चिल्ड्रंस पोएट। समझने का प्रयास कीजिएगा थोड़ा। कह रहा वाल्टर डी ला मारे ऑल्सो नोन एज, यानी वाल्टर डी ला मारे जो है जाने जाते हैं, माने किस रूप में जाने जाते हैं? तो जवाब अपना है कि चिल्ड्रंस पोएट के रूप में जाने जाते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन अपना आ रहा है, द लाइन ले लेते हैं। आई थिंक शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल lady in the West country। चलिए दी लाइन जो है ना, यहाँ से आई थिंक से लेके यहाँ तक वो हमने इज फ्रॉम कर दिए। यहाँ देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझिएगा। ये क्वेश्चन बहुत तरह पूछा जाएगा आपको, सारे स्टोरी से हो या स्पीच से हो, आपको पोएम से हो, उठा के दे देगा। ये लाइन आप पूछेगा कि दी लाइन, जो भी लाइन है उसको दे दिया, आप पूछेगा कि ये लाइन कहाँ से लिया गया, इस फ्रॉम मैंने कहाँ से लिया गया, तो कहाँ से लिया गया? तो दी लाइन आई थिंक शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इन दी वेस्ट कंट्री इज फ्रॉम, ये कहाँ से लिया गया? आप पढ़े ना एक्सप्लेनेशन में कि एपिटाफ से लिया गया है। किससे लिया गया है? एपिटाफ का लाइन है, ठीक ना, एपिटाफ का लाइन है। इस तरह से हम आपके लिए 6 क्वेश्चन किए। चलिए आगे 7वां नंबर क्वेश्चन आपके लिए करते हैं। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन लेके आते हैं। तो अभी आप जो एक्सप्लेनेशन नहीं देखे हैं ना, तो इसका पहले एक्सप्लेनेशन हम किए हैं ना, उसको जाकर देख लीजिए, वहां समझ लीजिए। वो छोटा कविता अगर वहां से पढ़ ले, एक्सप्लेनेशन करने सीख गए ना, तो इस सब क्वेश्चन पूछिए नहीं, आप आराम से सबको समझ सकते हैं, आराम से जवाब दे सकते हैं परीक्षा में, कहीं कोई दिक्कत नहीं। एक्सप्लेनेशन लेकिन अवश्य देखिए, एक्सप्लेनेशन नहीं देखिएगा तो बड़ा दिक्कत होगा। फिर कहता है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वाल्टर डी ला मारे मैक्स अस अवेयर ऑफ। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन है कि वाल्टर डी ला मारे मैक्स अस अवेयर क्या कहता है? ऑफ दी, यानी ये जो है ना कि वाल्टर डी ला मारे जो है मैक्स अस अवेयर, वाल्टर डी ला मारे हमें क्या करते हैं? अवेयर मैंने जागरूक करते हैं। ऑफ दी क्या, किन चीजों से जागरूक करते हैं? तो जवाब अपना हो जाएगा क्या चीज से? इन ह्यूमन कंडीशन फॉर द मॉडर्न लाइफ, यानी वाल्टर डी ला मारे मैक्स अस अवेयर ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन फॉर द मॉडर्न लाइफ, जो हमारे आधुनिक जीवन है ना, उसमें जो हम लोग जी रहे हैं ना सुंदरता के पीछे, ये आधुनिक युग का, मॉडर्न लाइफ का, आधुनिक जीवन का जो मानव है ना, वो सुंदरता के पीछे जो भाग रहा है, इससे हमें क्या करते हैं? जागरूक करते हैं। चलिए अगला है क्वेश्चन, हु वाज लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हार्ट, हु वाज light of a step and heart, who was light of a step and heart। कौन थी, देखिएगा क्वेश्चन का हिंदी कीजिए, कौन थी लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हार्ट,
दिल, कदम और दिल की रोशनी। कौन? कदम और दिल की रोशनी थी। कौन कदम और दिल की रोशनी थी? जवाब अपना हो जाएगा क्या? ए ब्यूटीफुल लेडी। जवाब क्या हो जाएगा? ए ब्यूटीफुल लेडी, यानी एक सुंदर महिला जो थी वो क्या थी? तो कवि कहते हैं ना, कवि कवि अपने कविता में कह रहे हैं ना कि जो जो सुंदर महिला थी क्या थी? तो लाइट, कदम और दिल की रोशनी थी। क्या थी? अरे कवि के लिए कदम और दिल की रोशनी थी, ऐसा कवि लिखते हैं। तो कौन महिला थी? सुंदर महिला थी, एक सुंदर महिला के बारे में लिख रहे हैं। अच्छा, ए ब्यूटीफुल लेडी बिलोंग टू, अगला क्वेश्चन आता है कि ए ब्यूटीफुल लेडी इन दिस पोएम बिलोंग टू। अच्छा चलिए, यहाँ पे कि ए ब्यूटीफुल लेडी, एक सुंदर महिला जो है, इन दिस पोएम, इस कविता में, जिस कविता का नाम है एन एपिटाफ और जिसको कंपोज किए हैं वाल्टर डी ला मारे। तो ए ब्यूटीफुल लेडी इन दिस पोएम वी बिलोंग टू, इन दिस पोएम वी बिलोंग टू, यानी इन दिस पोएम बिलोंग टू, वो कहाँ से बिलोंग करती है? तो जवाब है वेस्ट कंट्री की, पश्चिमी देशों की महिला थी। यानी इस कविता में जो ब्यूटीफुल लेडी की चर्चा की गई है वह वेस्ट कंट्री की महिला है। अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है, अगला क्वेश्चन कहता है एन एपिटाफ इट इज रिटन बाय, तो वही बड़ा क्वेश्चन हो गया, कंपोज बाय बोलिए या चाहे एन एपिटाफ, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा, कविता का नाम है एन एपिटाफ इज रिटन बाय। एन एपिटाफ जो है किसके द्वारा लिखा गया? देखिए एन एपिटाफ इज रिटन बाय किसके द्वारा लिखा गया? जान रहे कवि का नाम? वाल्टर डी ला मारे। चलिए मारे ये मेयर बोलिए, वाल्टर डी ला मारे मेयर। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ में देख दिया। फिर कहता है, मरण देख लिए, द पोएट एक्सप्रेस हिज सैड फीलिंग फॉर द पोएट एक्सप्रेसेस हिज सैड फीलिंग फॉर अ लेडी। द पोएट एक्सप्रेसेस the poet expresses his sad feeling for a चलिए तो जवाब अपना हो जाएगा for a beautiful lady। चलिए ब्यूटीफुल लेडी, द पोएट एक्सप्रेसेस हिज सैड फीलिंग फॉर अ ब्यूटीफुल लेडी, यानी जो कवि है वो अपना सैड फीलिंग जो व्यक्त करता है वो एक महिला, सुंदर महिला के लिए व्यक्त करता है। हाँ यहाँ लगता है क्वेश्चन और हो गया होगा जिसमें हम लेडी टिक किए होंगे, ठीक ना? तो लेडी बोलिए, यहाँ पर ब्यूटीफुल लेडी बोलिए। अरे कहने का मतलब जैसा ऑप्शन देगा वैसा लिखवे ना कीजिएगा। चलिए आगे चलते, 11 नंबर क्वेश्चन हो गया, 12 नंबर में चलेंगे आगे। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप इससे पहले वाला जो है ना इसका एक्सप्लेनेशन अवश्य देखें, मुझे एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा, बहुत अच्छा होगा। फिर आपको एक क्वेश्चन समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर भी अगर दिक्कत होता तो जरूर अपना कमेंट बॉक्स में अपनी बातों को रखें, ठीक है? चलिए हिंदी समझने को आप क्वेश्चन को आराम से मारिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर कहता है कि क्वीन एलिजाबेथ बड़वा नंबर क्वेश्चन है ना, क्वीन एलिजाबेथ टू, इंग्लैंड की रानी क्वीन एलिजाबेथ टू, ठीक है। ऑनर्ड क्या दी थी? ऑनर्ड वाल्टर डी ला मारे विद दी वाल्टर डी ला मारे। हम इनको प्राइज दी थी, जिस प्राइज का नाम है सम्मानित की थी विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट, विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट, ठीक ना? ये कब की थी? देखिए जब आप
क्वेश्चन पहले समझ लीजिए कि क्वीन एलिजाबेथ टू, ये इंट्रोडक्शन ऑफ पोएट में इसका जिक्र किया गया है, जिसको आपको पढ़ के भी सुना देते किताब से कि क्या है जिक्र में। देखिएगा क्वेश्चन में पोएट इंट्रोडक्शन में है कि क्वीन एलिजाबेथ टू ऑनर्ड हिम विद ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953, ठीक ना। 1953 में जो था, 1953 में क्वीन एलिजाबेथ टू जो था, इनको वाल्टर डी ला मारे को क्या चीज से सम्मानित की थी? ऑर्डर ऑफ मेरिट से, ऑर्डर ऑफ मेरिट 1953 से सम्मानित की थी, 1953 से सम्मानित की थी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। जो क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है सुन लीजिए। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। कह रहा है कि द पोएट ऑफ द पोएम, तो हो गया क्वेश्चन। फिर कहता है एन एपिटाफ इज, फिर कहता है एन एपिटाफ इज, तो भी आसान क्वेश्चन है कि एन एपिटाफ इज ए। अब बताइए एन एपिटाफ क्या है? तो उसमें ऑप्शन आपको दे सकता है, स्टोरी है या स्पीच है या एसे है, ठीक ना। तो अब क्या है? एन एपिटाफ इज अ पोएम, एन एपिटाफ एक कविता है। अगला क्वेश्चन आपके लिए लाते हैं। जो क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है सुन लेते हैं। Here lies the most beautiful lady is a line from, here lies the most beautiful lady, here lies a most beautiful lady, here lies the most beautiful lady, ladies taken from the poem, ठीक है ना। हियर लाइज, यहाँ जो है एक रंग रूपवती महिला लेटी है, सोई है। इज टेकन, लिया गया है, फ्रॉम द पोएम, किस कविता से लिया गया है, यानी किस कविता से लाइन उठा के लिया गया है। तो चलिए इस कविता का नाम आपको याद हो गया, क्या हो गया? एन एपिटाफ। अच्छा बताइए इसको कैसे आप पकड़िएगा? जो प्रश्न में देगा कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया, तो आपको कैसे पकड़ना? तो क्वेश्चन का जो कमजोरी है वो क्या है? मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। ऐसा आपको कोई मैंने पूरा जो आप पढ़िएगा ना, प्रोज पढ़िए, प्रोज सेक्शन पढ़ लीजिए पूरा, या पोएट्री सेक्शन पूरा पढ़ लीजिए, उसमें ये लाइन अगर कहीं से भी देगा ना, तो इसको चुन के अलग कर लीजिएगा कि एन एपिटाफ का है। इसका मोस्ट बात देख रहे हैं, मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, इसको मोस्ट ब्यूटीफुल हटा दिए, लेडी शब्द को पकड़िएगा ना, एन एपिटाफ में लेडी शब्द ये किया, तो यानी उसको खोज के निकाल लीजिएगा कि खोज का जवाब है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। हाउ एवर रेयर ब्यूटी, हाउ एवर रेयर ब्यूटी, देखिएगा अगला है हाउ एवर रेयर ब्यूटी। यहां करा क्वेश्चन कि हाउ एवर रेयर ब्यूटी, यानी सुंदरता कितना भी दुर्लभ, रेयर माने दुर्लभ, जो चीजें बहुत मुश्किल से मिले उसे दुर्लभ यानी रेयर कहते हैं। तो हाउ एवर रेयर यानी कितना भी दुर्लभ क्यों ना हो, ब्यूटी यानी सुंदरता कितना भी दुर्लभ क्यों ना, कितना भी दुर्लभ का क्या मतलब हुआ कि कितना भी सुंदर क्यों ना हो, क्या होगा? तो बेनिफिट हो जाएगा। यानी कवि कह रहे हैं अपनी कविता में कि क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, गायब हो जाएगा, चला जाएगा। ब्यूटी बेनिफिस, ब्यूटी पासेस, सुंदरता चली जाएगी, नष्ट हो जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, उसको सुनते हो। कहता है डेस इज अ ह्यूमरस एंड आयरोनिकल पोएम, डेस इज अ ह्यूमरस। चलिए मिटाना होगा, चलिए मिटा लेते हैं फिर करते हैं। चलिए इस तरह से आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं इस वीडियो में। क्या लेकर आए आपके लिए? तो इस वीडियो में आप देख रहे हैं ना कि हम आपके लिए ट्रू और फॉल्स लेकर आए, उसके साथ साथ इसके सारे ऑब्जेक्टिव को हमने कवर करने का प्रयास किया है। ठीक है, सारे ऑब्जेक्टिव को कवर करने का प्रयास किया आपके लिए। तो क्वेश्चन है दिस इज अ ह्यूमरस एंड आयरोनिकल पोएम, दिस इज अ ह्यूमरस एंड 16 नंबर है क्या, दिस इज ह्यूमरस एंड आयरोनिकल पोएम। चलिए ये क्वेश्चन को समझ गए। दिस इज अ ह्यूमरस कौन है जो बड़ा ही रोचक है, रोचक कविता है, ह्यूमरस कविता है, ह्यूमरस है, रोचक है, एंड आयरोनिकल और विडम्बनापूर्ण। विडम्बनापूर्ण माने विडम्बना की बातें मतलब विडम्बना की बात है कि लोग जानते हैं, क्या जानते हैं
लोग जानते हैं इन बातों को कि ब्यूटी वेनिसेस, ब्यूटी पासेस, ब्यूटी इज नॉट फॉरएवर, यानी जो सुंदरता है सदा के लिए नहीं, बात सब जानते हैं, फिर भी मानते नहीं। यानी कहने का मतलब ये जो कविता है एपिटाफ जो पोएम है, इसमें क्या किया गया, विडंबना की बात की गई कि सारे लोगों को पता है ब्यूटी वेनिसेस, ब्यूटी पासेस, फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं है। इसका मतलब कि दिस इज अ ह्यूमरस, बड़ा ही रोचक और आयरनिकल विडंबनापूर्ण कविता है, विडंबनापूर्ण कविता है। तो आपका जवाब है ऐसी कौन कविता है, तो एन एपिटाफ वाली जो कविता है इसमें इसी बात का जिक्र किया गया है कि सब जानते हैं कि ये जीवन नश्वर है, फिर भी लोग, विडंबना की बात है कि लोग नहीं मानते, इस बातों को नहीं मानते, इसी को तो विडंबना बोलते हैं ना, कि सारे लोग जानते हैं फिर भी नहीं मानते हैं। फिर कहता है कि अगला क्वेश्चन, अच्छा यहां तक हो गया, फेमस फॉर पोएट चिल्ड्रन पोएम एपिटाफ। क्वेश्चन है कि who has written a number of poems for children, who has written a number of poems, who has written number of poem, number of poem, number of poem for children। यानी कौन ऐसे कवि हैं जिन्होंने क्या किए हैं, तो बहुत सारी, नंबर ऑफ पोएम यानी बहुत सारी कविताएं बच्चों के लिए लिखी, किया नंबर, यानी नंबर ऑफ पोएम फॉर चिल्ड्रन। जवाब अपना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाल्टर डी ला मारे, वाल्टर डी ला मारे, वाल्टर डी ला मारे। यानी वाल्टर डी ला मारे जो है ये क्या है, तो वाल्टर डी ला मारे जो है नंबर ऑफ पोएम्स, बहुत सारी कविता किसके लिए लिखे हैं, तो बच्चों के लिए लिखे। किसके लिए लिखे हैं, बच्चों के लिए लिखे। ठीक है, तो यहां तक ऑब्जेक्टिव देखिए और देखते हैं जो, ठीक है यहां तक हो गया श्रमिक। अच्छा ये जो आ जाएगा क्वेश्चन की 18 नंबर क्वेश्चन एक ले लेते हैं कि वाल्टर डी ला मारे बिलोंग टू, ये क्वेश्चन छूट गया था लगता है। वाल्टर डी ला मारे बिलोंग टू, वाल्टर डी ला मारे कहां से बिलोंग करते हैं, वो तो लेडी, तो ठीक है ना, लेडी कहां से बिलोंग करती है, तो वेस्ट कंट्री से बिलोंग करती है, लेकिन वाल्टर डी ला मारे कहां के हैं, जवाब है इंग्लैंड। कहां के, इंग्लैंड। कहां के जी, इंग्लैंड। इंग्लैंड बोलिए, ब्रिटेन बोलिए, यूके बोलिए। हाँ, जगह का नाम है विलेज ऑफ चार्ल्टन इन कैंट, इंग्लैंड। चार्ल्टन। अच्छा, इनका विलेज का नाम भी देख लीजिएगा, विलेज का नाम दे देते हैं चार्ल्टन इन कैंट। देखिए गांव का जैसे नाम हुआ ना, तो चार्ल्टन इन कैंट है, गांव का नाम क्या हो गया, चार्ल्टन इन कैंट, जो कहां पड़ता है, तो इंग्लैंड में पड़ता है। तो कहने का मतलब आपसे पूछा जाएगा विलेज, तो चार्ल्टन इन कैंट कीजिएगा, ठीक। अगर पूछा जाएगा कि किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो आपको टिक करना होगा इंग्लैंड। ठीक है, चलिए आर कहता है कि ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ, एक क्वेश्चन और है, देखिएगा इंट्रोडक्शन ऑफ पोएट में क्वेश्चन बनता है, क्या रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, ही लॉस्ट हिज फादर, ही lost his father at the age of, चल यहां से कहता है कि at the age of, he lost his father, उन्होंने lost माने खो दिया, his father अपने पिता को, at the age of, कितने वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने पिता को खो दिया। तो इंट्रोडक्शन ऑफ पोएट में किताब में है, he lost his father at the age of 4 and had to move with his family to London, और इन्होंने 4 वर्ष की उम्र में, 4 इयर्स में क्या किया, तो अपने पिता को, जब ये 4 वर्ष के थे तो इनके पिता क्या हुए, गुजर गए, क्या हुए, गुजर गए। तो he lost his father at the age of 4, यानी 4 वर्ष की आयु में इनके पिता इन्हें छोड़कर चले गए। हाँ, यहाँ से फिर एक क्वेश्चन लिख रहा है आगे चल के, उसमें लिख रहा है कि इसके बाद ये लोग कहां शिफ्ट हो गए, कहां चले गए, तो इसके बाद इनका जो परिवार था वो कहां शिफ्ट हो गया, लंदन शिफ्ट हो गया, यानी इंग्लैंड से लंदन शिफ्ट हो गया, उसकी राजधानी शिफ्ट हो गया, ठीक है ना। यानी ये लोग अपने गांव छोड़ के कहां चले गए, तो लंदन चले गए, ठीक है ना। सारे लोग फैमिली मूव विथ हिज फैमिली टू लंदन, यानी अपने परिवार के साथ ये सब के सब कहां चले गए, तो ये अपने आप सब परिवार के साथ ये चले गए, लंदन चले गए। तो अपने पिता को इन्होंने 4 वर्ष की आयु में छोड़ दिया, इनके पिता ने इन्हें 4 वर्ष की आयु में ही छोड़कर
चले गए। ठीक है, और ये इसके बाद जब इनके पिता चले गए तो इन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ कहाँ शिफ्ट हो गए? तो लंदन शिफ्ट हो गए। इस तरह से हम आपके लिए लेकर आए थे एन एपिटाफ पोएम, जो कि कंपोज किया गया था वाल्टर डी ला मारे के द्वारा। इसके लिए हमने आपके इस कविता का हमने आपके लिए ट्रू और फॉल्स लाया और आपके लिए सारे ऑब्जेक्टिव लाने का प्रयास किया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको बहुत ज्यादा सुविधा पूर्ण रूप से हिंदी समझाने का भी हमने प्रयास किया इसमें, यानी बहुत ज्यादा आपको समझने में क्वेश्चन दिक्कत नहीं होगा। ठीक ना, तो उम्मीद करते हैं कि आप बड़ा अच्छी तरह से वीडियो देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, क्वेश्चन पर पकड़ बनाइएगा। फिर भी यदि आपको लगता है कि इसमें कुछ सुधार होना चाहिए, यानी हम आपको हिंदी लिख के करें या क्या करें, वो अपने विचार जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, वीडियो यदि अच्छा लगता है तो जरूर लाइक किया करें। ठीक है, और वीडियो को शेयर भी किया करें। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे।